हम पिछले सत्र में भी हड़प्पा की कला पे चर्चा कर रहे थे और नगर नियोजन पे हम चर्चा संपन्न कर चुके थे। अब हम जो हड़प्पा कला का जो दूसरा चरण है उस पर बात करेंगे और शिल्प या क्राफ्ट के ऊपर यहाँ हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब शिल्प या क्राफ्ट की चर्चा होती है तो आमतौर पर उसको दो भागों में विभाजित कर लिया जाता है और इस तरह का विभाजन निहाररंजन राय ने मौर्य कला के संदर्भ में सबसे पहले किया था और उनका ये मानना था कि मौर्य कला के जो प्रमाण मिले हैं उनमें से कतिपय, जैसे कि अशोक के जो स्तंभ हैं वो तो कुलीन कला का प्रमाण है और जो अन्य कुछ नमूने मिले हैं, पाषाण मूर्तियाँ मिली हैं, उनको उन्होंने आम जन से संबंधित बताया। तो यहाँ यदि हम हड़प्पा सभ्यता की क्राफ्ट या शिल्प की चर्चा करें तो इस विभाजन को, यदि उस कोटि को या उस प्रकार के वर्गीकरण को देखें तो जो जनोपयोगी शिल्प है उसमें हम दो चीजें रख सकते हैं, उनके मृदभांड और टेराकोटा आकृतियां। और जो अभिजात्य वर्ग के लिए जो शिल्प था या जो कुलीन वर्ग के लिए शिल्प था, यहाँ हम कुलीन वर्ग या अभिजात्य वर्ग के लिए जिस शिल्प का जिक्र कर रहे हैं वो ऐसा शिल्प है जो थोड़ा गंभीर है, जिसको बनाने के अंदर अधिक श्रम की और कौशल की आवश्यकता है और इसमें जो इनपुट्स हैं वो बहुत महंगे हैं, जैसे कि पाषाण की मूर्तियाँ, कांस्य मूर्तियाँ, मनके और मोहर। ये जो चारों जो हमने कोटियाँ यहाँ देखी, इनके अंदर जो इनपुट्स हैं वो भी महंगे हैं और इनको बनाने में जो कौशल की आवश्यकता या श्रम की आवश्यकता है वह भी अत्यंत ज़्यादा है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि ये अपने आप में महंगी रचनाएं रही होंगी और ये आम जन के लिए नहीं वरन अभिजात्य वर्ग के लिए के उपभोग या उपयोग के लिए बनती रही होंगी। खैर, अब यदि हम शुरुआत में मृदभांड पर चर्चा करें तो सिंधु घाटी के या हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड भी अत्यंत ही लोकप्रिय और बहुचर्चित हैं। आमतौर पे जो मृदभांड हैं वो ब्लैक एंड रेड कहलाते हैं, यहाँ की माफियों को रेड एंड ब्लैक कहा जाता है। रेड एंड ब्लैक इसलिए कि मूलतः गेरुए या लाल रंग से बने हुए मृदभांड हैं जिन पे काले रंग से ज्यामितीय आकृतियां, पशु आकृतियां इत्यादि बनाई गई हैं। जैसा कि सिंधु घाटी की जो मृत्तिका शिल्प है उसके बारे में हम जानते हैं कि इसमें इनको अत्यंत कौशल हासिल था और अत्यंत चिकनी वस्तुएं उनसे हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो जो मृदभांड है वो सर्वप्रथम तो हमें ध्यान रखना है कि चाक निर्मित है। चाक निर्मित मृदभांड भी विकास की एक अवस्था है कि जब मनुष्य ने चाक के ऊपर सुडोल मृदभांड बनाना सीखा। तो सिंधु घाटी के समस्त मृदभांड, हम यहाँ बात कर रहे हैं जो चरम अवस्था काल है 2600 ईसा पूर्व से हमें मान के चले 1700-1800 ईसा पूर्व का कालखंड, इसमें जो हमें मृदभांड प्राप्त हुए हैं वो चाक निर्मित हैं, विभिन्न आकृतियों के हैं, क्योंकि मृदभांड की आवश्यकता पानी के लिए भी होती थी और अनाज या अन्य पदार्थों के को स्टोर करने के लिए भी हुआ करती थी। जार मिले हैं, मटके मिले हैं, सुराइयाँ मिली हैं। इस तरह के मृदभांड हमें सिंधु घाटी से या हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। एक छिद्रनुमा जार भी प्राप्त हुआ है, एक लंबा इतना बड़ा जार जो जिसमें सब चारों ओर छिद्र हैं, वो किसी द्रव्य को रखने के काम तो आ नहीं सकता था। इसका अनुमान यही लगाया गया कि सब कोई धार्मिक प्रयोजन रहा होगा या कपड़े में लपेट के शराब इत्यादि बनाने के काम में इस तरह का मृदभांड आ सकता है, ऐसा पुरातत्वविदों का मानना है। दूसरी जो मृत्तिका शिल्प की परंपरा में वस्तुएं आती हैं वो टेराकोटा से बनी आकृतियां हैं। टेराकोटा का मतलब मिट्टी को, जब चिकनी मिट्टी को गर्म करके कुछ चीज निर्मित की जाती है तो वो टेराकोटा आर्ट कहलाती है। जब वो बैक करके गहरे लाल रंग की या भूरे रंग की हो जाती है तो वो टेराकोटा कहलाती है। तो इस तरह के टेराकोटा फिगरिंग्स हमें बहुत बड़ी संख्या में हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त हुई हैं। इनमें अधिकांश जो है वो छोटे खिलौने हैं, पशु आकृतियां हैं, जैसे गर्दन हिलाने वाला बंदर है, शेर है, कुत्ते की आकृतियां मिली हैं, भैंस की आकृतियां मिली हैं और जो उनका लोकप्रिय पशु है वृषभ, उसकी बहुत सारी इस तरह की आकृतियां मिली हैं। इन आकृतियों की एक बड़ी विशेषता ये है कि अत्यंत चिकनी है और आकृति के अंदर बहुत छोटी है, अर्थात करीब 2 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक की आकृतियां हैं और इतनी छोटी आकृति में जो कौशल है आकृति को का जो जीवंत और सजीव निर्माण है वो एक बड़ी उपलब्धि है। तो जो टेराकोटा फिगरिंग्स या मृण आकृतियां हैं उनमें जो एक ज्यादा
लोकप्रिय और बहुचर्चित आकृतियां हैं वो मातृ देवी की आकृतियां कहलाती हैं। अर्थात हमें बहुत सारी स्त्री मूर्तियां मिली हैं जिनको उनके संदर्भ के आधार पे कहीं कहीं उनके में कोई मुकुट जैसी आकृति भी मिलती है ऐसी स्त्री आकृतियों के ऊपर, और कहीं उनके सामने दीप और लोबान जैसी चीजें भी मिलती हैं। तो इन आधारों पर, इन संदर्भों के आधार पे उसे मातृ देवी या मदर गॉडेस की मूर्ति कहा गया है। तो इस तरह की बहुत सारी मूर्तियां हमें उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। इतनी सारी मूर्तियों को देख करके ये माना जा सकता है कि ये लोकप्रिय देवी जो पूजा है वो लोकप्रिय रही होगी, और दूसरे वो आम जन के भोग के लिए बनाई गई होंगी। टेराकोटा फिगरीन्स में एक आरेदार पहिया भी मिला है सूरकोटड़ा में, स्पोक्ड व्हील। तो स्पोक्ड व्हील का आशय यह है कि वो भी एक तकनीकी विकास को बताता है कि जब एक ठोस पहिए को जब स्पोक्ड व्हील में बदला जाता है तो वो हल्का होता है और इस तरह से जो परिवहन है वो उसमें और गति आती है। तो टेराकोटा फिगरीन्स में एक जो उल्लेखनीय आकृति है वह सूरकोटड़ा से मिला एक स्पोक्ड व्हील या आरेदार पहिया है। इसके बाद हम जब आगे दूसरी चर्चा करते हैं तो हम उनके अभिजात्य शिल्प पे आते हैं, और अभिजात्य शिल्प को हम कई कोटियों में बांट सकते हैं। पहली कोटि तो सीधी सीधी पाषाण मूर्तियों कह सकते हैं। अनेक मूर्तियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो से करीब 1 दर्जन जो है पाषाण मूर्तियां प्राप्त होती हैं। अब ये जो पाषाण मूर्तियां हैं, इसके लिए जो पाषाण है वो ऐसा माना जाता है कि लीवान से या सिंध में सक्कर और रोहड़ी से आता होगा, क्योंकि ये इसके बड़े उत्पादन के केंद्र थे। इन मूर्तियों में जो सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है वो पुरोहित की मूर्ति है। हम इसके बारे में जानते हैं, ये मोहनजोदड़ो से मिली है, और इसमें एक बस्ट है, यानी यहां तक की आकृति है उसमें एक पुरुष को अर्ध उन्मिलित आंखों से दिखाया गया है। आंखें जो अर्ध उन्मिलित हैं, ऐसी रचनाएं या इस तरह की जो मूर्ति शिल्प के अंदर इस तरह की संरचनाएं गौतम बुद्ध को लेकर बहुत बनाई गई, जिनमें उनकी अर्ध उन्मिलित आंखें यानी आधी खुली हुई आंखें, इस मुद्रा को आध्यात्मिकता से बहुत जोड़ा जाता है। और इसीलिए संभवतः हम इस मूर्ति को पुरोहित की मूर्ति कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी आंखें अर्ध उन्मिलित हैं, बाल जो है पीछे करीने से बंधे हुए हैं जोड़े के रूप में, और दाढ़ी भी बहुत करीने से बनाई हुई है। इसके बाएं कंधे पे उत्तरी या नुमा यानी कि एक वस्त्र है जिसको हम परंपरा से उत्तरी कहते हैं, जिसपे एक पैटर्न भी बना हुआ है तिपटिया। तो वह इस बात की पुष्टि करता है कि वस्त्र परंपरा में हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत आगे थे। इसको जो जैसा कि हम कहते हैं कि आपने इसको महापुरोहित की मूर्ति के रूप में जाना है। हड़प्पा शहर के इस उत्खनन से 2 सेल खड़ी की या हमें कहना चाहिए सैंडस्टोन की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। उनमें से एक बड़ी प्रसिद्ध है, उसे कबंध की मूर्ति कहते हैं। कबंध एक रामायण का पात्र है, ऐसा पात्र जिसके सिर को मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वज्र के पहाड़ से उसके धड़ में घुसा दिया था और उसके हाथ पैर नहीं थे। तो कबंध जो है इसके मायने होते हैं हाथ पैरों और सिर से विहीन जो शारीरिक की रचना है वह, अंग्रेजी में इसको टोर्सो कहते हैं। तो ये जो कबंध है जो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ये लाल रंग का है, बलुई पत्थर का है। दूसरे ये एक अत्यंत स्वस्थ युग का कबंध नजर आता है या उसका धड़ नजर आता है। क्यों? क्योंकि जो संरचना है वो अत्यंत ही सुडौल और पुष्ट है। हड़प्पा से एक अन्य मूर्ति जो प्राप्त हुई है उसको नर्तक की मूर्ति कहा गया है। ये सलेटी चट की मूर्ति है और यह इसके भी हाथ पैर हमें प्राप्त नहीं होते हैं। जो कांस्य मूर्तियां हैं उनमें जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति अत्यंत ही प्रसिद्ध है। यह एक 10 से 11 सेंटीमीटर की रचना है जिसमें एक स्त्री को नृत्य की मुद्रा में दिखाया गया है। वो कुछ यूं खड़ी है कि उसका जो बायां हाथ है वो उसके घुटने पर है और दायां हाथ कमर पे है। जो हाथ कमर पे अर्थात दायां, उसमें 2 बाजूबंद हैं
और जो बायां हाथ घुटने पर है वो 24 से 25 चूड़ियां उस हाथ के अंदर नजर आती हैं। ये एक अनावृत मूर्ति है जिसके गले में एक कंठार दिखाया गया है, और जो मुद्रा है या पोस्चर है वो एक नृत्य की मुद्रा है। इस तरह की मुद्रा हम आज भी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उसके अंदर हमें नजर आती है। तो ये जो मुद्रा है इसको नृत्य की मुद्रा माना गया और इसको नर्तकी की मूर्ति की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त जो एक और प्रसिद्ध हमें कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है वो दैमाबाद से मिली है। हम जानते हैं कि जो दैमाबाद है वह हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम हिस्सा था, आज महाराष्ट्र के अंदर है। यहाँ से जो संरचना प्राप्त हुई है वह एक 45 गुना 16 सेंटीमीटर का रथ है और उस रथ पर एक आदमी खड़ा हुआ है पुल को पकड़े, कुछ इसी तरीके से जिस तरीके से यदि आप गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के ऊपर मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय को सलामी के साथ निरीक्षण करते हुए देखते हैं। उसमें मनुष्य के आगे एक कुत्ता है, एक दरियाई घोड़ा, हाथी, गैंडा इत्यादि भी उस रथ पे सवार है और ये समस्त संरचनाएं जो एक कनोपी के अंदर हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण कांस्य रचना हमें दैमाबाद से प्राप्त होती है। ये जो कांस्य मूर्तियां हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई हैं वो ढलाई की दृष्टि से लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनी है। इसको लॉस्ट वैक्स तकनीक इसलिए कहा जाता है क्योंकि मूलतः संरचना को मोम से बनाया जाता है और बाद में इस संरचना की चारों ओर मिट्टी का लेप कर दिया जाता है। मिट्टी के लेप को जब पकाया जाता है तो वह मोम पिघल जाता है और उस पिघले हुए मोम की जगह पे कांसी को या तांबे को भर दिया जाता है। उससे उसी गठन की या उसी संरचना की जिसमें मोम की मूर्ति तैयार हुई थी, उसी संरचना की हमें धातु की मूर्ति प्राप्त हो जाती है। तो लॉस्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल हड़प्पा सभ्यता की कांस्य की मूर्तियों बनाने में किया गया है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि बाद में जब चोल काल के अंदर मूर्तियां बनी नटराज की, वो सब भी लॉस्ट वैक्स तकनीक से ही बनी थी। हड़प्पा सभ्यता का जो अभिजात्य शिल्प है उसमें मोहरों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। करीब 2000 मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं। ये मोहरें रिलीफ आर्ट का भी बहुत बड़ा नमूना है। रिलीफ आर्ट कहते हैं जब किसी ठोस वस्तु को उभार करके कुछ रचना बनाई जाती है तो उसको हम रिलीफ आर्ट कहते हैं। जो ऐतिहासिक भारत के अंदर इसके बहुत नमूने हैं। पांड्य जो पल्लव जो शासन काल है उसके अंदर दक्षिण भारत में हमें रिलीफ आर्ट के बड़े नमूने मिलते हैं। महाबलीपुरम के अंदर जो डिसेंट ऑफ गंगा या गंगा अवतरण है वो एक बड़ी विशाल शिला के ऊपर उकेर करके मूर्ति बनाने का या रिलीफ आर्ट का एक बड़ा ही शानदार नमूना है। ये जो मोहरें हैं हड़प्पा सभ्यता की वो भी रिलीफ आर्ट के नमूने हैं। क्योंकि ये सेल खड़ी से निर्मित है आमतौर पे, जिसके ऊपर उकेरना आसान होता है। ऐसी सेल खड़ी की मोहरों पे जो आमतौर पे वर्गाकार हैं और करीब 1 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर की रचनाएं हैं, उस वर्गाकार सेल खड़ी की रचना में उकेर करके कोई पशु आकृति बनाई गई है या कोई मुद्रा लेख लिखा हमें मिलता है। पशु आकृति में आमतौर पे जो एक श्रृंगी वृषभ है जो बड़ा लोकप्रिय है, जो पशु था हड़प्पा सभ्यता का, उसका अंकन है, या हिरण का अंकन है, बैल का अंकन है, चीते का अंकन है। इस तरह के मोटिव हमें इसके अंदर मिलते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण जो हमें सील प्राप्त होती है उसमें जिसको हम पशुपति की मोहर भी कहते हैं। इसको जॉन मार्शल ने पशुपति की मोहर इसलिए कहा क्योंकि जो इस पर आकृति बनी हुई है उसको उन्होंने आद्य शिव या भारतीय परंपरा के शिव का प्रोटोटाइप माना। ये जो पशुपति की मोहर है मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें एक त्रिमुखी व्यक्ति पद्मासन पर बैठा है, या तो त्रिमुखी है या इस तरह का उसने मुकुटा लगा रखा है। उसके दाईं ओर एक सिंह और एक हाथी बना हुआ है और बाईं ओर एक दरियाई घोड़ा और गैंडा है। नीचे 2 हिरण प्राप्त होते हैं और एक 7 अक्षरों का मुद्रा लेख भी हमें इसके ऊपर दिखाई पड़ता है। पशुपति की मोहर का अंकन परोक्ष रूप से इस बात की पुष्टि भी कर देता है कि हड़प्पा के क्षेत्र की जलवायु जो आज है वैसी उस समय नहीं थी। दरियाई घोड़ा और गैंडे की उपस्थिति मोहर पे इस बात को संकेतित करती है कि यह स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान अत्यंत आर्द्र स्थल रहा होगा, क्योंकि ये जो पशु हैं वो तब एक आर्द्र स्थल पे या एक आर्द्र जलवायु में ही रहा करते हैं जहाँ बड़ी विशाल वाटर बॉडीज हुआ
करती हैं। तो हम जो हड़प्पा सभ्यता के शिल्प की चर्चा कर रहे हैं, वह शिल्प इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो उनके व्यापार का मुख्य आधार रहा होगा। हमें हड़प्पा सभ्यता के जो अभिजात्य शिल्प के प्रमाण हैं वो मेसोपोटामिया से प्राप्त होते हैं। मेसोपोटामिया में जो शासक वर्ग है उनकी कब्रों से हमें हड़प्पा सभ्यता के मनके बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं और मनकों से मिले कंठाहार, बाजीबंद इत्यादि प्राप्त हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो शिल्प है वो उनके व्यापार का एक मुख्य आधार भी था।